उत्तर प्रदेश का कानपुर एक ऐसा शहर जो सिर्फ अपने चमड़े के कारोबार के लिए ही नहीं बल्कि अपने भौकाल के लिए भी जाना जाता है। कहते हैं कि कानपुर का आदमी जहां भी जाता है अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर करा देता है, लेकिन जब यही भौकाल हद पार कर जाए तो वो सिर्फ पहचान नहीं बनाता बल्कि अपराध की दुनिया का दरवाजा भी खोल देता है। और फिर शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसका अंत सिर्फ खौफ, गोलियों की गूंज और खून से सने सच में होता है। ये कहानी है उस भौकाल की जो धीरे धीरे एक खतरनाक साजिश में बदल गई। जी हाँ, कानपुर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर चौबेपुर का एक छोटा सा गांव बिकरू। यहाँ की खामोशी एक रात अचानक गोलियों की आवाजों में टूट गई और इस कहानी का नाम पड़ गया बिकरू कांड, जिससे पूरा प्रदेश कांप उठा। और इस कांड में एक नाम आया विकास दुबे का। जी हाँ, विकास दुबे एक ऐसा नाम जो 2020 में अचानक सुर्खियों में तो जरूर आया था, लेकिन उसकी काली दुनिया की शुरुआत करीब 30 साल पहले ही हो चुकी थी। भौकाल से शुरू हुई ये कहानी धीरे धीरे सत्ता, साजिश और बंदूकों तक पहुंची। और फिर एक रात जब पुलिस उसे पकड़ने पहुंची तो इंतजार कर रही थी ऐसी कई मौतें जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। आपको बता दें कि ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की कहानी है जहां डर कानून से बड़ा हो जाता है। और आज हम इस कहानी का हर सच परत दर परत खोलेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन बिकरू कांड को समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और यह जानना होगा कि आखिर किस विकास दुबे कौन था। आपको बता दें, विकास दुबे उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के बिकरू गांव का रहने वाला एक ऐसा शख्स था जिसने एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद अपने लिए अपराध की एक अलग दुनिया खड़ी कर ली थी। उसका जन्म 26 दिसंबर 1964 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसके पिता राम कुमार एक किसान थे और मां सरला दुबे गृहिणी थी। विकास दुबे अपने परिवार के 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके बाद उसका भाई टीपू दुबे था और सबसे छोटा भाई का नाम था अविनाश दुबे। लेकिन सबसे छोटे भाई अविनाश की हत्या कर दी गई थी। ये घटना भी उस माहौल को दर्शाती है जिसमें विकास का जीवन आगे बढ़ रहा था। वहीं विकास की 3 बहनें थीं, बिट्टन, किरण और रेखा। हालांकि समय के साथ उसकी 2 बहनों किरण और रेखा का देहांत हो चुका था। परिवार का दायरा बढ़ा था, लेकिन विकास की दुनिया धीरे धीरे परिवार से ज्यादा अपराध और सत्ता के इर्द गिर्द सिमटती जा रही थी। जी हाँ, आपको बता दें कि बचपन से ही विकास का स्वभाव अलग दिखाई देने लगा था। वो पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं रखता था और उसका झुकाव मारपीट और दबंगी की ओर ज्यादा था। स्कूल के दिनों में ही उसका आक्रामक व्यवहार सामने आने लगा था। 10वीं कक्षा के दौरान वो स्कूल में तमंचा लेकर जाता था और शिक्षकों से भी नहीं डरता था। और जब एक दिन ये बात स्कूल के प्रिंसिपल तक पहुंची तो उन्होंने वाइस प्रिंसिपल और टीचर के साथ मिलकर उसका तमंचा छीन लिया और उसकी पिटाई कर दी। हालांकि इस घटना से नाराज होकर विकास ने अगले ही दिन स्कूल जाते समय उन टीचर्स को रोककर उनके साथ खूब मारपीट की और इस घटना ने साफ कर दिया कि वो डरने वालों में से नहीं था। फिर कानपुर देहात के राजा दरियाव चंद्र इंटर कॉलेज से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद विकास ने गांव में एक छोटी सी रेडियो मरम्मत की दुकान खोल दी। उसने करीब 4 साल तक इस काम को किया, लेकिन उसका मन इस साधारण से जीवन में नहीं लगता था। वो सिर्फ इतना काम करता था कि उसका जेब खर्च निकल जाए। इसलिए उसके बढ़ते व्यवहार को देखते हुए उसके चाचा ने उसे गांव बिकरू भेज दिया और यही वो मोड़ आया जहां से उसका झुकाव पूरी तरह से अपराध की दुनिया की ओर हो गया। जी हाँ, कम उम्र में ही उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर पहली बार बड़ी वारदात को अंजाम दिया। लगभग 17 से 18 साल की उम्र में उसने अपने 4-5 दोस्तों के साथ मिलकर एक बारात को लूट लिया। इस घटना में उसने चालाकी से अंधेरे में झाड़ियों में जलती हुई सिगरेट लगा दी, जिससे बारातियों को लगा कि चारों ओर कई लोग छिपे हुए हैं। इस डर का फायदा उठाकर उन्होंने पूरी बारात लूट ली। यह घटना उसकी सोच और अपराध करने के तरीके को दर्शाती थी। फिर 1990 के दशक में देश की राजनीतिक मंडल और कमंडल के दौर से गुजर रही थी। इसी समय जमीनों पर कब्जा करने का खेल भी तेजी से बढ़ रहा था। इस माहौल में विकास दुबे ने खुद को एक ब्राह्मण नेता के रूप में प्रस्तुत करना शुरू किया। इलाके में जमीन के विवाद और जातीय समीकरणों का फायदा उठाते हुए उसने अपनी पकड़ मजबूत की। वो धीरे धीरे सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि एक प्रभावशाली व्यक्ति बनता गया। इस दौर में उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक गैंग बनाई जिसे बुलेट गैंग कहा गया, क्योंकि उसके साथी सभी
बुलेट मोटरसाइकिल पर चलते थे। ये गैंग धीरे धीरे इलाके में सक्रिय हो गई और रंगदारी, कब्जा और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गई। फिर 1990 में बिकरू गांव में झुन्ना बाबा की हत्या ने उसके आपराधिक सफर को एक नया मोड़ दे दिया। कहा जाता है कि वो उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहता था। हालांकि इस मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन बाद में वापस ले ली गई। इसके बाद उसे स्थानीय नेता हरिकिशन श्रीवास्तव का संरक्षण मिला, जिससे उसकी ताकत और बढ़ गई। इसी दौरान 1995 के आसपास उसकी मुलाकात राजू खुल्लर से हुई, जो एक स्थानीय अपराधी था। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। राजू उसके गैर कानूनी कामों को संभालने लगा। इसी दौरान विकास को राजू की बहन सोनू से प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली और विकास ने अपनी अधिकांश संपत्ति अपनी पत्नी के नाम कर दी। वहीं विकास दुबे के 2 बेटे थे, आकाश और शानू। बड़ा बेटा आकाश विदेश में इंग्लैंड में MBBS की पढ़ाई कर रहा है, जबकि छोटा बेटा शानू कानपुर में ही रह रहा है। समय के साथ विकास दुबे का प्रभाव बढ़ता गया। वो लूट, डकैती, हत्या और अपहरण जैसे कई गंभीर अपराधों में शामिल हो गया। इसके बावजूद उसे राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। गांव के लोगों के अनुसार उसने अपने ही लिए एक अलग कचहरी बना रखी थी। आसपास के कई गांवों में वही कानून था और वही फैसला किया करता था। पुलिस भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने से बचा करती थी। बताया जाता है कि विकास दुबे का गांव में इतना आतंक था कि बिकरू से 18 परिवार मजबूरन पलायन कर गए। उनके मकान पर भी विकास ने अपना कब्जा जमा लिया। पहले विकास गरीबों की शादियों में मदद किया करता, फिर उनके घरों पर कब्जा करना शुरू कर देता था। दबंगई के दम पर वो लोगों की जमीन अपने नाम करा लेता। वहीं विकास की दहशत इस कदर थी कि अगर कोई पैसे नहीं दे पाता तो वो अपने गुर्गों से लेकर पुलिस तक से उसको परेशान करवाता था। उसकी आय के सोर्सेज भी बढ़ते गए। वो फिरौती, प्रॉपर्टी डीलिंग, वसूली और फैक्ट्रियों से मिलने वाले चंदे के जरिए पैसे कमाने लगा। धीरे धीरे वो एक संगठित अपराधी के रूप में स्थापित हो गया। उसकी लोकप्रियता और प्रभाव इतना बढ़ गया कि उसके घर पर होने वाली महफिलों में स्थानीय नेता, अधिकारी, वकील और कई प्रतिष्ठित लोग भी शामिल होते थे। अब विकास दुबे सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि वो इस सिस्टम का हिस्सा बन चुका था, जहां राजनीति, पुलिस और अपराध का गठजोड़ उसे लगातार मजबूत बनाता रहा। और यही वजह थी कि उसका आतंक सालों तक कायम भी रहा। लेकिन उसके जीवन में साल 2000 और 2001 ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। जी हां, यही वो समय था जब विकास दुबे ने ऐसे कई बड़े मर्डर किए जिन्होंने उसे एक अपराधी से खूंखार गैंगस्टर बना दिया। ताराचंद्र इंटर कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की हत्या कर दी। बताया जाता है कि इस हत्या के पीछे जमीन और वर्चस्व की लड़ाई थी। ये कोई साधारण वारदात नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि जो भी उससे रास्ते में आएगा उसका अंजाम यही होगा। इसी घटना के बाद इलाके में उसका खौफ तेजी से बढ़ने लगा और अब सिर्फ उसका नाम सुनकर ही लोग डरने लगे थे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इसके अलावा कानपुर के शिवली थाना क्षेत्र में वर्ष 2000 में रामबाबू यादव की हत्या का एक मामला भी सामने आया था, जिसमें विकास दुबे और ये आरोप लगा था कि उसने जेल के भीतर रहते हुए इस हत्या की साजिश को रचा था। फिर साल 2001 में उसने एक और बड़ी वारदात को अंजाम दिया। भाजपा नेता और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या। और यह हत्या और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी, क्योंकि इसे अंजाम दिया गया था थाने के भीतर, पुलिस वालों के सामने। जी हां, यह घटना साल 2001 में कानपुर देहात के शिवली पुलिस स्टेशन में हुई थी। दरअसल 1996 के विधानसभा चुनाव के दौरान चौबेपुर विधानसभा सीट पर हरिकृष्ण श्रीवास्तव और भाजपा के संतोष शुक्ला के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। इस चुनाव में विकास दुबे ने हरिकृष्ण श्रीवास्तव को जिताने का फरमान जारी कर दिया। इसी दौरान संतोष शुक्ला और विकास दुबे के बीच तनाव बढ़ने लगा और कई बार दोनों के बीच तीखी कहासुनी भी हुई। चुनाव में हरिकृष्ण श्रीवास्तव की जीत हुई और फिर जीत के बाद विकास दुबे और उनके समर्थक जश्न मनाने पहुंचे। इसी बीच संतोष शुक्ला वहां से गुजर रहे थे, तभी दोनों पक्षों के बीच विवाद फिर से भड़क उठा। विकास ने उनकी कार को रोककर गाली गलौज करना शुरू कर दिया। दोनों तरफ से जमकर हाथापाई हुई। इसी के बाद से विकास ने संतोष शुक्ला को खत्म करने की ठान ली। 5 साल तक संतोष शुक्ला और विकास के बीच जंग जारी रही और इसी दौरान दोनों तरफ के कई लोगों की जान भी चली गई। फिर साल 2001 में यूपी में भाजपा सरकार बनी तो संतोष शुक्ला को दर्जा प्राप्त मंत्री बना दिया गया। उसी वक्त विकास बसपा के साथ ही भाजपा नेताओं के संपर्क में भी आ गया। भाजपा नेताओं ने संतोष शुक्ला और विकास के बीच सुलह कराने की भी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं रहे। उसी दौरान संतोष शुक्ला ने सत्ता की हनक के बल पर इसका एनकाउंटर
कराने का प्लान बना लिया। जिसकी भनक विकास को हुई तो ये संतोष को मारने के लिए अपने गुर्गों के साथ निकल पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2001 में संतोष शुक्ला एक सभा को संबोधित कर रहे थे। तभी विकास अपने गुर्गों के साथ आधमका और संतोष शुक्ला पर फायरिंग शुरू कर दी। वो जान बचाने के लिए शिवली थाने पहुंचे, लेकिन विकास वहां पर भी आधमका और लॉकअप में छिपे बैठे संतोष को बाहर लाकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन हाल ही में एक पॉडकास्ट में विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे और सोनू ने इस पूरी घटना को लेकर अलग दावा किया। उसके अनुसार घटना की शुरुआत दूसरी तरफ से हुई थी। ऋचा दुबे का कहना है कि उस समय वो गर्भवती थी और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसमें उन्हें काफी ब्लीडिंग हो रही थी। इसी स्थिति में विकास दुबे उन्हें लेकर कार से अस्पताल की ओर जा रहा था। उनके मुताबिक रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी पर हमला हुआ और कथित तौर पर बम फेंके गए। इसके बाद विकास दुबे ने पहले अपनी पत्नी को सुरक्षित जगह पर छोड़ा और खुद पुलिस थाने जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने निकल पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब विकास दुबे थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंचा, उसी समय संतोष शुक्ला भी वहां पहुंच गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया और क्रॉस एफआईआर दर्ज कराने की बात सामने आई, जिसमें एक दूसरे पर जानलेवा हमले के आरोप लगाए गए। बताया जाता है कि उस समय थाने के अंदर और बाहर दोनों तरफ भारी भीड़ मौजूद थी, जिसमें करीब 100-200 समर्थक शामिल थे। वहीं थाने के भीतर भी लगभग 1 दर्जन पुलिसकर्मी तैनात थे। इसी दौरान विकास दुबे को यह महसूस हुआ कि संतोष शुक्ला को पुलिस प्रशासन से अधिक महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि वो उस समय राज्य मंत्री था। इसी स्थिति में उसका गुस्सा बढ़ गया और बहस तीखी हो गई। स्थिति बिगड़ने पर मामला हिंसक हो गया और कहा जाता है कि विकास दुबे ने अपनी राइफल से गोली चला दी। ये घटना थाने के भीतर थाना अध्यक्ष और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हुई, जिसमें कई राउंड फायरिंग की बात सामने आती है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार घटना में पॉइंट ब्लैंक से फायरिंग किए जाने की बात सामने आई थी, यानी गोली बेहद नजदीक से चलाई गई थी। इसके बाद मौके पर मौजूद संतोष शुक्ला के समर्थक भी आक्रोशित हो गए, जबकि विकास दुबे वहां से निकलने में सफल रहा, जिसके बाद हालात और बिगड़ गए और थाने के बाहर खड़ी विकास दुबे की कुछ गाड़ियों में आग लगा दी गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया। वहीं संतोष शुक्ला की हत्या के बाद पुलिस ने विकास दुबे के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी और वो कुछ समय के लिए फरार भी रहा। इस दौरान उस पर इनाम घोषित किए जाने की भी खबरें सामने आने लगी। बताया जाता है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वो कुछ समय तक छिपा रहा और बाद में उसने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद वो जेल में रहा और कुछ समय बाद उसे जमानत भी मिल गई। दरअसल संतोष शुक्ला केस में विकास के खिलाफ जितने भी गवाह थे वो डर के चलते मुकर गए और कोर्ट ने इसे बरी कर दिया। हालांकि संतोष शुक्ला हत्याकांड के बाद विकास दुबे की जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जहां वो कभी जेल में रहता था तो कभी फरार। लगभग 5 साल तक वो लुक्का छुपी का खेल चलता रहा। इसी दौरान उसकी गैर मौजूदगी में उसके साम्राज्य की कमान काफी हद तक उसके करीबी राजू खुल्लर और उसकी बहन सोनू के हाथों में आ गई। राजू खुल्लर, जो कभी विकास का सबसे भरोसेमंद साथी था, अब उसी की ताकत को अपने तरीके से इस्तेमाल करने लगा। वो अपनी बहन सोनू के साथ मिलकर विकास की प्रॉपर्टीज को संभाल रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये संभालना लालच में बदलने लगा। राजू और सोनू ने विकास के नाम पर खरीदी कई जमीनों को बेचने की योजना बनानी शुरू कर दी और इसी बीच संतोष शुक्ला हत्याकांड में विकास दुबे को अदालत से बरी कर दिया गया और ये खबर जैसे ही बाहर आई, विकास की वापसी तय हो गई। लेकिन वापसी के साथ ही उसे अपने सबसे करीबी लोगों के विश्वासघात की भी खबर मिली। जब उसे पता चला कि राजू और सोनू उसकी प्रॉपर्टीज को बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने बिना देर किए अपने दर्जनों गुर्गों को ये आदेश दे दिया कि राजू खुल्लर और सोनू को जिंदा या मुर्दा पकड़कर उसके सामने पेश किया जाए। खतरे को भांपते ही राजू खुल्लर फरार हो गया, लेकिन सोनू के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा और आखिरकार उसे विकास दुबे के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसके बाद कहानी ने एक और मोड़ लिया। सोनू ने अपना नाम बदलकर ऋचा दुबे रख लिया और फिर से विकास के साथ खड़े हो गई और धीरे धीरे उसने विकास के कामकाज को संभालना शुरू कर दिया और उसके नेटवर्क का एक अहम हिस्सा भी बन गई। और आपको बता दें कि 30 सालों के अंदर विकास दुबे ने आतंक की दुनिया में अपनी बड़ी हनक बना ली और उसके खिलाफ 60 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हुए, जिनमें हत्या की कोशिश, गैंगस्टर एक्ट, दंगे और एनडीपीएस जैसे मामले शामिल रहे। इन्हीं आरोपों के आधार पर यह भी कहा जाता है कि उस पर एक बार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत भी कार्रवाई की गई थी। लेकिन यह भी कहा जाता है कि उसे यह भी भरोसा था कि उसके राजनीतिक और स्थानीय संपर्क किसी न किसी स्तर पर उसे हर बार की तरह बचा लेंगे और इसी वजह से उसका डर कम होता
गया और उसका आतंक और भी ज्यादा अधिक बेखौफ होता गया। और अब हम बात करते हैं उस काले अध्याय की जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया, बिकरू कांड। कानपुर के बिकरू गांव में वो रात सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं हुई थी, वो एक ऐसा तूफान था जिसने कानून की नींव हिलाकर रख दी। जहां पुलिस की टीम अपने कर्तव्य के साथ गांव में दाखिल हुई थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि सामने किस तरह की तैयारी उनका इंतजार कर रही है। कुछ ही पलों में हालात बेकाबू हो गए और फिर गूंज उठी गोलियों की आवाज। उस रात 8 पुलिसकर्मियों ने अपनी जान गंवा दी। वर्दी जो सुरक्षा का प्रतीक थी वही निशाने पर आ गई। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, इसे एक ऐसी घटना के रूप में देखा गया जिसने इंसानियत को झकझोर दिया, जहां कानून और अपराध के बीच की रेखा धुंधली पड़ती नजर आई। बिकरू कांड ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर एक छोटा सा गांव इतनी बड़ी त्रासदी का गवाह बन गया। दरअसल इस पूरे कांड की शुरुआत होती है एक शिकायत से। जी हां, कानपुर ग्रामीण के जादेपुर दिलीप नगर निवासी राहुल तिवारी ने बिकरू कांड की पृष्ठभूमि को लेकर 2 साल बाद पहली बार खुलकर बात की थी। उसने बताया कि 27 जून 2020 को उसके साथ हुई लूट ही इस पूरे कांड की मुख्य वजह बनी। राहुल के अनुसार उसके ससुराल की जमीन और मकान को लेकर पहले से विवाद चल रहा था, जिसमें उसके ससुर के भांजे सुनील पर जालसाजी का आरोप था। राहुल ने बताया कि 25 जून को वो ससुराल की 2 भैंस लेकर जा रहा था, तभी सुनील और उसके साथियों से विवाद हो गया। मामला चौबेपुर थाने पहुंचा, जहां इंस्पेक्टर विनय तिवारी ने 26 जून को भैंस ले जाने को कहा। अगले दिन 27 जून को जब राहुल भैंस लेकर लौट रहा था, तभी रास्ते में घात लगाकर सुनील, उसके ससुर और अन्य लोगों ने उस पर हमला कर दिया। उसे बुरी तरह पीटा गया और उसकी बाइक और 52,000 रुपए लूट लिए गए, साथ ही भैंस भी छीन ली गई। घटना के बाद राहुल लगातार 3 दिन तक पुलिस से मदद मांगता रहा, जिसके बाद चौबेपुर थाना अध्यक्ष विनय तिवारी ने विकास दुबे के पास जाकर मामले की जानकारी दी। 1 जुलाई को इंस्पेक्टर विनय तिवारी उसे बिकरू गांव ले गए, जहां गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गुर्गों ने राहुल पर जानलेवा हमला किया और तिवारी के सामने ही उसका मोबाइल छीन लिया गया तथा अभद्रता की, जिससे थाना अध्यक्ष शर्मिंदा हुआ। मारपीट इतनी गंभीर थी कि राहुल की हालत मरणासन हो गई थी। इस दौरान अमर दुबे कथित तौर पर विकास दुबे से उसे गोली मारने की अनुमति मांग रहा था। राहुल के मुताबिक पुलिस कर्मियों को भी बंधक बना लिया गया था और उनके हथियार छीन लिए गए थे। बाद में किसी तरह बातचीत के जरिए मामला शांत हुआ और राहुल की जान बचाई गई। पंचायत में यह तय हुआ कि राहुल प्रॉपर्टी का केस वापस लेगा, बदले में उसका लूटा हुआ सामान लौटाया जाएगा। हालांकि 2 जुलाई को थाने में शिकायत के बाद कार्रवाई शुरू हो गई और सीओ देवेंद्र मिश्रा के हस्तक्षेप से ही विकास दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन उसी रात बिकरू कांड भी हो गया। दरअसल विकास दुबे के जुर्म अब उस मुकाम पर पहुंच चुके थे जहां पाप का घड़ा पूरी तरह से भर चुका था। अब फैसला होना तय था। सीओ देवेंद्र मिश्रा ने यह ठान लिया था कि इस बार कार्रवाई सख्त होगी और आखिरी होगी। कहा जाता है कि उनके नेतृत्व में 3 थानों की पुलिस फोर्स, लगभग 41 पुलिस वाले 2 जुलाई 2020 की रात विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए निकले थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। यहीं से शुरू होता है शक, साजिश और सियासत का खेल। कुछ लोग कहते हैं कि उस वक्त योगी आदित्यनाथ की सरकार गैंगस्टर्स के खिलाफ सख्त रुख अपना चुकी थी। एक के बाद एक एनकाउंटर हो रहे थे, अपराधियों में खौफ था और इसी वजह से ये भी कहा जाता है कि पुलिस सिर्फ गिरफ्तारी के लिए नहीं बल्कि विकास दुबे का खात्मा करने की मंशा से बिकरू गांव की ओर बढ़ रही थी। लेकिन जिस खेल को पुलिस ने प्लान किया था वो पूरी तरह से फेल हो गया। उससे एक कदम आगे विकास दुबे पहले से तैयार बैठा हुआ था। उसे खबर मिल चुकी थी। कहा जाता है कि पुलिस के ही 2 अफसरों ने उस तक ये सूचना पहुंचा दी थी और फिर जैसे ही पुलिस की गाड़ियां बिकरू गांव की सरहद पर पहुंची, वहां का नजारा सामान्य नहीं था। कुछ तो अलग था, कुछ बेहद खामोश, और उसी खामोशी के पीछे छुपा हुआ था एक ऐसा तूफान जो कुछ ही पलों में इतिहास बन जाने वाला था। देखिए, विकास दुबे कोई आम अपराधी नहीं था। वो हर चाल, हर कदम पहले से सोच समझ कर चलता था। उसे ठीक ठीक पता था पुलिस कब थाने से निकलेगी और कितने बजे तक बिकरू गांव पहुंचेगी। इसलिए उसने भी अपनी तरफ से एक पूरा युद्ध प्लान तैयार कर लिया था। उसने अपने सभी गुर्गों को आदेश दिया कि छतों पर पहुंच जाओ। जो फोन नहीं उठा रहा था उसके घर कॉल किया गया। बीवी, माँ बाप से कहा गया उसे तुरंत भेजो। हालात ऐसे थे कि गांव के कई लोगों को अंदाजा हो चुका था कि 2-3 जुलाई की उस काली रात में कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर लगभग रात 1:15 बजे जैसे ही पुलिस गांव में दाखिल हुई, नजारा बिल्कुल अलग था। पूरा गांव घुप अंधेरे में डूबा हुआ था।
न कोई हलचल, न कोई आवाज, बस एक खामोशी जो तूफान से पहले की चेतावनी थी। पुलिस टीम आगे बढ़ती है तो सामने एक जेसीबी मशीन खड़ी थी। रास्ता इतना सकरा कि गाड़ी तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल, लेकिन हौसले बुलंद थे। एक एक कर पुलिसकर्मी उस जेसीबी को पार करते गए, अंधेरे को चीरते हुए मंजिल की तरफ बढ़ते गए। कुछ ही दूर टीम विकास दुबे के घर के पास पहुंच गई और तभी एक पुलिसकर्मी ने छत की ओर टॉर्च की रोशनी डाली। बस यही वो पल था जिसका इंतजार घात लगाकर बैठे बदमाश कर रहे थे। अगले ही सेकंड चारों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की बारिश हुई। अंधेरी रात और हर तरफ अफरा तफरी। पुलिस के जाबाज अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जिसे जहां पनाह मिली वहीं छिप गया, लेकिन गोलियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले ही हमले में 20 से 22 राउंड फायरिंग लगातार झोंक दी गई थी। ये कोई आम मुठभेड़ नहीं थी, ये घात लगाकर किया गया एक हमला था, जहां शिकारी पहले से तैयार था और शिकार सीधे उसके जाल में आ चुका था। बेखौफ बदमाश पुलिस टीम पर लगातार गोलियां बरसा रहे थे। जिस पर नजर पड़ती वो उनका अगला निशाना बन जाता। हर तरफ बस गोलियों की आवाज और चीखे की गूंज थी। बस बता दे कि उस रात हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि जहां पुलिस खुली आंखों से दिख रही थी, लेकिन दुश्मन अंधेरे में छिपा हुआ था। पुलिस टीम बदमाशों के निशाने पर आ चुकी थी, पर उन्हें खुद ये नहीं दिख रहा था कि गोलियां आखिर आ कहां से रही हैं। ऐसे में कोई रास्ता बचा ही नहीं था। पुलिस ने भी सिर्फ गोलियों की आवाज के सहारे अंदाजे से फायरिंग शुरू कर दी। करीब 15 मिनट तक दोनों तरफ से लगातार फायरिंग होती रही, लेकिन ये लड़ाई बराबरी की बिल्कुल भी नहीं थी। एक तरफ घात लगाकर बैठे शूटर, दूसरी तरफ अंधेरे में जूझती पुलिस। इसी बीच सीओ बिल्लौर देवेंद्र मिश्रा अपनी जान बचाने के लिए घर के अंदर कूद गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, बार बार आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, लेकिन डर इतना बड़ा था कि अंदर मौजूद लोग खामोश ही रहे। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अब वो अकेले थे, चारों तरफ घिरे हुए, कोई रास्ता नहीं, कोई सहारा नहीं। आखिरकार वो वहीं जमीन पर लेट गए, शायद खुद को बचाने की आखिरी कोशिश में। लेकिन मौत उन्हें देख चुकी थी। सामने की छत पर बैठे बदमाशों की नजर उन पर पड़ गई थी और फिर कुछ ही पलों में हथियार और तमंचे लिए बदमाश आंगन में कूद पड़े। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ हत्या नहीं, वो बहरमे की सारी हदों को पार कर देने वाला मंजर था। ताबड़तोड़ गोलियां, लगातार फायरिंग और सीओ देवेंद्र मिश्रा वहीं हमेशा के लिए खामोश होकर, निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े। आपको बता दें कि विकास दुबे के इलाके में फैले आतंक से सीओ देवेंद्र मिश्रा अंदर ही अंदर खौल रहे थे। वो अक्सर अपने साथियों से ये कहा करते थे कि इस गुंडे विकास दुबे का पैर तोड़ दूंगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी ये बात उनकी ही वर्दी के बीच से लीक होकर सीधे विकास दुबे तक पहुंच रही है। जब ये बात विकास दुबे के कानों तक पहुंची तो वो बौखला गया, गुस्से में जल उठा और फिर 2 जुलाई की उस रात जब उसे मौका मिला तो उसने सिर्फ हमला नहीं किया बल्कि बदला लिया। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया था कि विकास ने 22 साल पहले भी 1998 में एक बार देवेंद्र मिश्रा पर गोली चलाई थी, यानी ये दुश्मनी काफी ज्यादा पुरानी थी। इसलिए बताया जाता है कि जब बदमाशों ने सीओ देवेंद्र मिश्रा को छिपा हुआ पकड़ लिया तो विकास दुबे खुद उसके सामने आया और कहा कि तुमने मेरा पैर तोड़ने की बात कही थी, अब मैं तुम्हारा पैर तोड़ूंगा। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ हत्या नहीं थी, वो दरिंदगी की इंतहा थी। विकास दुबे ने सीओ के पैरों को निशाना बनाया, घुटने के नीचे लगातार कई गोलियां दाग दी, इतनी बेरहमी से कि उनका पैर लगभग आधा अलग हो गया। आपको बता दें कि पहले ये खबर फैली थी कि कुल्हाड़ी से पैर काटा गया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस सच्चाई से पर्दा उठाया कि ये सब गोलियों से किया गया था। और फिर वो भी पलाया जब एक एक कर वर्दी जमीन पर गिरने लगी। सीओ बिल्लौर देवेंद्र कुमार मिश्रा, एसओ शिवराजपुर महेश यादव, चौकी इंचार्ज अनूप कुमार, दरोगा नेबूलाल और कांस्टेबल सुल्तान सिंह, राहुल, जितेंद्र, बबलू, कुल 8 जाबाज मौके पर ही शहीद हो गए। इतना ही नहीं, एसओ बिठूर समेत 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल भी हुए। आपको बता दें कि उस खौफनाक रात के बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आई थी। गैंगस्टर शशिकांत के घर के ठीक सामने 3 पुलिसकर्मियों के पार्थिव शरीर पड़े थे।
इसी बीच शशिकांत की पत्नी ने लखनऊ में मौजूद विकास दुबे की भाभी का फोन मिलाया। आवाज कांप रही थी, सांसें तेज थी। वो लगातार कह रही थी, यहाँ 3 पार्थिव शरीर पड़े हुए हैं, अब हम क्या करें। बाद में उसकी कई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी वायरल हुई, जिनमें वो विकास की भाभी और अपने ससुर से बात करते हुए पूरी घटना बता रही थी। उसकी आवाज में साफ डर झलक रहा था। वो बार बार पूछ रही थी, हम इससे कैसे बचे, अब क्या होगा। आपको बता दे, वो कह रही थी कि विकास भैया और शशिकांत दोनों वहां से फरार हो चुके हैं। इसी बीच एक और बड़ा दावा सामने आता है। विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे उस वक्त लखनऊ में अपने घर पर ही मौजूद थी। चार्जशीट के हवाले से यह कहा गया कि वो घर में लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरी घटना पर नजर रख रही थी और सिर्फ देख ही नहीं रही थी, बल्कि विकास को लगातार जानकारी भी दे रही थी कि पुलिस कहां तक पहुंची, किस दिशा में आगे बढ़ रही है, यानी लोकेशन तक साझा की जा रही थी। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि उस दौरान वो कुछ बड़े अधिकारियों के कांटेक्ट में भी थी। हालांकि बाद में ऋचा दुबे ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि ये सारे दावे गलत और बेबुनियाद हैं। वहीं बाद में सुबह जैसे ही इस नरसंहार की खबर फैली, पूरा प्रदेश गुस्से में उबल पड़ा। आंखें नम थी, लेकिन खून खौल रहा था। अब ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये बदले की आग बन चुका था। पूरे सूबे की पुलिस एकजुट हो चुकी थी। हर गली, हर शहर विकास दुबे और उसके गुर्गों की तलाश में छानबीन की जा रही थी। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल हर किसी के मन में जल रहा था, आखिर खबर लीक किसने की? कौन था वो जिसने पुलिस की ही योजना गैंगस्टर तक पहुंचा दी? कौन था वो वर्दी में छुपा विभीषण? धीरे धीरे राज खुलने लगे और जो सामने आया उसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। उंगलियां उठी खाकी पर ही। जांच में सामने आया कि चौबेपुर थाने के एसओ विनय तिवारी और दरोगा के शर्मा मुठभेड़ के वक्त गांव में मौजूद थे, लेकिन जैसे ही गोलियां चली, दोनों मौके से फरार हो गए। आरोप ये भी लगे कि विनय तिवारी विकास दुबे का करीबी था और उसने ही रेड की पूरी जानकारी पहले ही गैंगस्टर तक पहुंचा दी थी। वहीं के शर्मा को खुद विकास दुबे ने फोन कर पुलिस टीम को गाँव में आने से रोकने की धमकी दी थी। जांच आगे बढ़ी तो पूरा चौबेपुर थाना ही संदेह के घेरे में आ गया। 68 पुलिस कर्मियों को लाइन अटैच कर दिया गया। अब ये लड़ाई सिर्फ अपराधियों के खिलाफ नहीं थी, ये लड़ाई सिस्टम के अंदर छिपे गद्दारों के खिलाफ भी थी। इधर पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हर जगह छापेमारी, फरीदाबाद तक विकास दुबे की लोकेशन मिली, लेकिन हर बार वो पुलिस से एक कदम आगे ही निकला। उधर उसके गैंग का सबसे खतरनाक शूटर अमर दुबे, जिसकी 3 दिन पहले ही खुशी दुबे से शादी हुई थी, उसने उस रात खून की होली खेली। कहा जाता है कि वो विकास का इशारा समझने में माहिर था और 2-3 जुलाई की रात उसके सिर पर खाकी को लाल करने का जुनून सवार था। लेकिन कानून ने भी देर नहीं की। शूटआउट में 5 दिन बाद हमीरपुर में अमर दुबे पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। एक एक कर गैंग के लोग पकड़े जाने लगे, मारे जाने लगे। लेकिन इतनी बड़ी वारदात के बाद भी विकास दुबे कहीं नजर नहीं आ रहा था। न कोई सुराग, न कोई लोकेशन, जैसे वो हवा में कहीं गायब हो गया हो। और हैरानी की बात यह थी कि ये वही शख्स था जो पहले से ही कानून की गिरफ्त में आ चुका था, लेकिन फिर भी खुलेआम घूम रहा था। बता दें, साल 2018 में विकास दुबे माती जेल में बंद था, लेकिन जेल की सलाखें भी उसकी साजिशों को रोक नहीं पाई। जेल के अंदर बैठकर ही उसने अपने ही चचेरे भाई अनुराग दुबे पर जानलेवा हमला करवाया। फिर 18 अप्रैल 2018 को अनुराग की पत्नी रीता दुबे ने एफआईआर दर्ज कराई। यानी जेल में रहते हुए भी विकास का नेटवर्क पूरी तरह एक्टिव था। उसका खौफ, उसकी पकड़ जैसी की तैसी बनी हुई थी। बताया जाता है कि बिकरू कांड के करीब 7 महीने पहले विकास दुबे जमानत पर बाहर आ चुका था और यही सबसे बड़ा सवाल बन गया कि आखिर इतना बड़ा अपराधी इतनी आसानी से बाहर कैसे था। लेकिन शायद यहीं से उसकी सोच बदल चुकी थी। अब उसके अंदर ना कानून का डर था, ना अंजाम का खौफ। वो खुद को अजय समझने लगा। उसे लगता था कि सिस्टम उसके साथ है, या यूं कहें वो सिस्टम को ही अपने हिसाब से चला रहा था। और यही वजह थी कि जमानत पर बाहर आने के बाद भी उसके बिकरू कांड जैसी इतनी खौफनाक और खून से लथपथ वारदात को अंजाम देने में जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की। क्योंकि जब किसी अपराधी के अंदर से डर खत्म हो जाता है तो वो सिर्फ अपराधी नहीं रहता, वो बन जाता है खौफ का
दूसरा नाम। लेकिन कहते हैं ना, जब वक्त का पहिया घूमता है तो सबसे बड़ा माफिया भी कुछ ही पलों में जमीन पर आ जाता है। जिसका नाम कभी खौफ था, जिसकी धमक से गांव कांपते थे, उसी का अंत इतना खामोश और इतना अचानक होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। विकास दुबे, जो 7 दिन तक पुलिस, सिस्टम और कानून को चुनौती देता रहा, छिपता रहा, भागता रहा, वो अचानक खुद ही सामने आ गया। उसे लगा अगर मैं सरेंडर कर दूंगा तो शायद से बच जाऊंगा। उसे भरोसा था कि अपने पुराने रसूख पर, अपने सिस्टम से रिश्तों पर, शायद उसे लगा होगा कि जैसे पहले वो बचता आया है वैसे भी इस बार बच जाएगा। लेकिन यही वो चूक गया। यही थी उसकी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि इस बार मामला पूरी तरह से अलग था। 8 पुलिसकर्मियों की शहादत, पूरे प्रदेश का गुस्सा और कानून अब सिर्फ पकड़ने के लिए नहीं, हिसाब बराबर करने के लिए निकला था। विकास दुबे शायद ये समझ नहीं पाया कि जिस खेल को वो खेल रहा था उसका आखिरी मोड़ अब उसके हाथों में नहीं था, और फिर कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जहां से वापसी का कोई रास्ता बचा ही नहीं था। जी हाँ, 7 दिन तक आंखों में धूल झोंकने के बाद 9 जुलाई 2020 को एक खबर पूरे देश में आग की तरह फैलती है। विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन में देखा गया है, और ये कोई आम जगह नहीं थी। वो पहुंचा था महाकालेश्वर मंदिर, महाकाल के दरबार में, एक ऐसा मंदिर जहां लोग पाप धोने आते हैं। लेकिन उस दिन वहां एक ऐसा शख्स खड़ा था जिसके नाम पर ही खून के छींटे लगे थे। बताया जाता है कि 9 जुलाई 2020 की सुबह करीब 7:45 पर विकास दुबे महाकालेश्वर मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा। वो अंदर जाता है आम श्रद्धालु की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह जो अपने अंजाम को भांप चुका था। वो करीब 1 से 2 घंटे तक मंदिर परिसर में घूमता रहा, लेकिन किस्मत अब उसका साथ छोड़ चुकी थी। मंदिर के सुरक्षा कर्मियों को उस पर शक हुआ, और जब उससे पूछताछ हुई तो पहले उसने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की, लेकिन फिर बाद में खुद ही अपनी पहचान सबको बताने लगा। दरअसल जैसे ही पुलिस को सूचना मिली और पुलिस मंदिर पहुंची, सब कुछ बदल गया। वो घिर चुका था, अब बचने का कोई रास्ता नहीं था, और तभी वो खुद ही चिल्लाने लगा, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया और गाड़ी की तरफ ले जाने लगी। एक ने गर्दन के पीछे से पकड़ा, एक ने कमर से, और एक ने उसका हाथ थाम लिया ताकि वो किसी भी हालत में भाग न सके। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं, वही पुरानी हिकड़ी, वही अकड़, जैसे वो गिरफ्तार नहीं बल्कि खुद चलकर आया हो। और जब उसे गाड़ी में बैठाने की कोशिश हुई तो फिर उसने फिर उसी अंदाज में कहा, मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। उसकी ये अकड़ पुलिस को भी खल गई। पीछे खड़े एक पुलिसकर्मी ने उसके सिर के पीछे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस पल उसकी आंखों में गुस्सा तो था, लेकिन शायद अंदर कहीं उसे ये भी अंदाजा हो चुका था कि खेल अब उसके हाथों से निकल चुका है। दरअसल आपको बता दें कि मंदिर के पुजारी आशीष के मुताबिक विकास दुबे एनकाउंटर के डर से खुद ही सरेंडर करना चाहता था, इसलिए वो मंदिर पहुंचा और बार बार खुद की पहचान बताने लगा ताकि पुलिस आए और उसे गिरफ्तार कर ले। करीब सुबह 9 बजे ये पूरा ड्रामा खत्म हुआ और वो शख्स जिसे पकड़ने के लिए पूरे देश की पुलिस लगी थी, आखिरकार महाकाल की नगरी में वो गिरफ्तार हो चुका था। गिरफ्तारी के बाद उज्जैन पुलिस ने विकास दुबे से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की, और इस पूरी पूछताछ में कई खुलासे भी सामने आए जिन्होंने इस पूरे कांड की साजिश को और भी गहरा बना दिया। विकास दुबे ने बताया कि सीओ देवेंद्र मिश्रा उसे मारना चाहते थे। उसके मुताबिक उसके विरोधी लोग सीओ की मदद कर रहे थे और उसे कई मामलों में फंसाया गया। यहाँ तक कि उसे ये भी बताया गया था कि तुम्हारा एनकाउंटर तो तय है। वहीं घटना वाली रात विकास के अनुसार करीब 8 बजे उसके भतीजे हीरू दुबे को एक पुलिसकर्मी ने फोन किया और बताया कि आज दबिश पड़ेगी, भारी पुलिस फोर्स आएगी। ये सुनते ही विकास अलर्ट हो गया। उसने तुरंत एसओ विनय तिवारी को फोन किया और धमकी दी कि अगर आए तो अंजाम बुरा होगा। विकास का कहना था कि उसका प्लान पुलिस को मारने का था ही नहीं, बल्कि कुछ को घायल कर दहशत फैलाने का था ताकि पुलिस पीछे हट जाए। लेकिन उसके गैंग के लोग, खास तौर पर अमर और अतुल, नशे में थे और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। नए लड़के और बाहर से आए अपराधी भी डर के चलते अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। विकास ने बताया कि सेमी ऑटोमेटिक राइफल से फायरिंग हो रही थी, छतों से घात लगाकर हमला किया जा रहा था और वो खुद भी अपनी छत से गोली चला रहा था। उसका मकसद दहशत फैलाने का था। लेकिन जब वो नीचे आया तो देखा कि 8 पुलिसकर्मी मारे जा चुके थे, जो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। उसने ये भी कबूला कि नीचे आकर उसने सीओ देवेंद्र मिश्रा को पैर में गोली मारी, क्योंकि उसे याद था कि सीओ ने कहा था कि विकास का पैर तोड़ दूंगा।
वहीं विकास के मुताबिक बिकरू कांड के बाद घर के पास बने एक कुएं के किनारे 5 पुलिसकर्मियों के शव एक के ऊपर एक रखे गए थे। मकसद था उन्हें जलाकर सबूत मिटा देना। इसके लिए तेल लाया गया, लेकिन शव इकट्ठा करने के बाद उसे ये सब करने का मौका नहीं मिल पाया। वहीं सबसे बड़ा खुलासा ये था कि विकास दुबे ने माना कि सिर्फ चौबेपुर ही नहीं बल्कि कई थानों में उसके मददगार थे, यानी सिस्टम के अंदर तक उसकी पहुंच बनी हुई थी। उसने ये भी कहा कि उसे डर था कि उसका एनकाउंटर हो सकता है और इसीलिए उसने इस खौफनाक बिकरू कांड को अंजाम दिया। वहीं विकास दुबे ने बताया कि उसने एक घटना के बाद उस सबको अलग अलग भागने को कहा। वो खुद अमर और अतुल के साथ भागा, वही शिवली में 2 दिन छिपा रहा और फिर नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद होते हुए घूमता रहा। वकीलों से भी संपर्क किया और उसका प्लान था उज्जैन में सरेंडर करना और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर एनकाउंटर से बचना। लेकिन आखिरकार वही हुआ जिससे वो बचना चाहता था। और उसकी इस पूरी कहानी में एक बात साफ दिखती है, वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था और कई बातों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रहा था। अब सच क्या है ये तो जांच का विषय रहा, लेकिन इतना जरूर है उस रात जो हुआ वो सिर्फ एक गलती नहीं, एक खतरनाक सिस्टम, साजिश और बेकाबू हिंसा का नतीजा था। आपको बता दें कि पूछताछ पूरी होने के बाद फिर मध्य प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे को यूपी एसटीएफ के हवाले कर दिया था। लेकिन ये गिरफ्तारी इस कहानी का अंत नहीं थी, बल्कि असल कहानी अब शुरू होने वाली थी। जी हां, 9 जुलाई को विकास दुबे को गिरफ्तार करने के बाद अगले दिन यानी 10 जुलाई 2020 की सुबह को उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ टीम उसे उज्जैन से कानपुर ले जा रही थी। और जैसे ही ये खबर मीडिया तक पहुंची, देश के कई बड़े समाचार चैनलों की टीम पुलिस काफिले के पीछे लग गई। कैमरे लगातार ऑन थे और हर अपडेट लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरा देश इस काफिले की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। वहीं उज्जैन से निकलने के बाद मीडिया की गाड़ियां लंबे समय तक पुलिस काफिले का पीछा करती रही। हाईवे पर कई जगहों पर लाइव रिपोर्टिंग होती रही और लोकेशन अपडेट लगातार दिए जाते रहे। हालांकि जैसे ही काफिला उत्तर प्रदेश की सीमा के करीब पहुंचा, पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मीडिया को आगे बढ़ने से रोक दिया। मीडिया की गाड़ियों को एक निश्चित दूरी पर रोक दिया गया और उन्हें आगे जाने की अनुमति दी ही नहीं गई। यही वो पल था जिसके बाद पूरे घटनाक्रम ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। 10 जुलाई की सुबह का समय था, मौसम भी बदला हुआ था और हल्की बारिश हो रही थी। अब सड़क पर पुलिस का काफिला लगभग अकेला था। कुछ ही समय बाद खबर आती है कि कानपुर के पास जिस गाड़ी में विकास दुबे बैठा हुआ था वो अचानक पलट जाती है। ये जानकारी जैसे ही सामने आती है, पूरे घटनाक्रम ने और भी ज्यादा उसको रहस्यमय बना देती है। पुलिस की आधिकारिक कहानी के अनुसार विकास दुबे वाली महिंद्रा टीयूवी गाड़ी भारी बारिश, फिसलन भरी सड़क और अचानक सड़क पर आ गई गाय भैंसों के झुंड की वजह से पलट जाती है। हादसे के बाद कुछ एसटीएफ जवान भी घायल या बेहोश हो गए थे। वहीं पुलिस के आधिकारिक बयान के अनुसार गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। बताया गया कि उसने एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीन ली और भागने लगा। इतना ही नहीं, पुलिस का यह भी दावा था कि उसने फायरिंग भी की थी, जिसके जवाब में ही पुलिस को मजबूरन उस पर गोली चलानी पड़ी, जिसमें दुबे को कई गोलियां लग गई। उसे तुरंत कानपुर के लाला लाजपत राय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस तरह जिस गैंगस्टर ने कुछ दिन पहले पुलिस टीम पर घात लगाकर हमला किया था, उसका अंत भी पुलिस मुठभेड़ में ही हो गया। हालांकि इस पूरे एनकाउंटर को लेकर कई सवाल भी उठे। सबसे बड़ा सवाल ये था कि मीडिया को पहले ही क्यों रोक दिया गया था। इसके अलावा ये भी पूछा गया कि एक घायल और पुलिस हिरासत में मौजूद आरोपी आखिर पिस्टल कैसे छीन सकता है। गाड़ी के पलटते ही परिस्थितियों पर भी संदेह जताया गया। इन सवालों के चलते विपक्षी दलों और मीडिया के एक हिस्से ने इस पूरे मुठभेड़ को संदिग्ध बताया और इसे प्लान्ड एनकाउंटर तक कहा। उनका आरोप था कि दुबे को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो क्षेत्र के पुलिस राजनीतिक गैंगस्टर के गठजोड़ के बारे में बहुत कुछ जानता था और अदालत में पहुंचने पर कई बड़े राज खोल सकता था। सबसे बड़ा विवाद मीडिया कवरेज को लेकर हुआ। कई मीडिया टीमें पूरी रात काफिले के ठीक पीछे थीं, लेकिन एनकाउंटर वाली जगह से ठीक पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी और मीडिया गाड़ियों को आगे जाने नहीं दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा गया कि रात के दौरान एक मौके पर पुलिस ने मीडिया टीम की गाड़ी की चाबी तक छीन ली थी। नतीजतन गाड़ी पलटने और गोलीबारी के समय कोई स्वतंत्र मीडिया कर्मी मौके पर मौजूद नहीं था। इससे पुलिस ने मीडिया को जानबूझकर दूर रखा। ये वाले आरोप और मजबूत हो गए
हालांकि बाद में एक 3 सदस्यीय न्याय आयोग ने एनकाउंटर की जांच की और उत्तर प्रदेश पुलिस को क्लीन चिट दे दी। आयोग का कहना था कि पुलिस के जो दावे थे उन्हें समर्थन देने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं थे। हालांकि इसी आयोग ने बिकरू कांड की जड़ तक जाते हुए पुलिस की गंभीर लापरवाही भी उजागर की। रिपोर्ट में साफ कहा गया, दबिश की प्लानिंग कमजोर थी, स्थानीय स्तर पर खुफिया जानकारी पूरी तरह फेल रही और इसी वजह से पुलिस टीम सीधे एक घातक जाल में फंस गई। यानी एक तरह से जहां एनकाउंटर को सही ठहराया गया, वहीं दूसरी तरफ इस पूरी घटना की शुरुआत से ही चूक को भी जिम्मेदार माना गया। वहीं विकास दुबे की मौत के साथ ही करीब एक हफ्ते तक चला वो हाई वोल्टेज ड्रामा अचानक खत्म हो गया। कानपुर और आसपास के इलाकों में कई लोगों ने उसकी मौत पर खुशी भी जताई, क्योंकि उनके लिए वो खौफ का दूसरा नाम था। लेकिन इस घटना ने भारत में एनकाउंटर, किलिंग्स, कानूनी प्रक्रिया और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गहरे आपराधिक राजनीतिक संबंधों पर लंबे समय से चली आ रही बहस को भी फिर से उजागर कर दिया। इसलिए विकास दुबे का एनकाउंटर आज भी भारत की सबसे चर्चित पुलिस कार्रवाइयों में गिना जाता है। वैसे आपको बता दें कि बिकरू कांड के ठीक एक दिन बाद यानी 4 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास दुबे के खिलाफ सख्त एक्शन शुरू कर दिया था और ये यूपी में बुलडोजर जस्टिस की शुरुआत भी माना जाता है। जी हाँ, सबसे पहले घटना के तुरंत बाद कानपुर के बिकरू गांव में स्थित विकास दुबे के 10,000 वर्ग फुट के घर पर बुलडोजर चलाया गया। ये घर किसी किले से कम नहीं माना जाता है और इलाके में उसके आतंक का प्रतीक भी बन चुका था। प्रशासन ने इस घर को पूरी तरह गिरा दिया। घर के अंदर मौजूद कई सामान, हथियार और अन्य संस्थानों को भी नष्ट कर दिया गया। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई, जिसका उद्देश्य अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को खत्म करना था। उसी दिन घर के साथ 4 लग्जरी गाड़ियां भी बुलडोजर से कुचल दी गई। ये गाड़ियां दुबे के अवैध कमाई से खरीदी गई थी। पुलिस ने इन्हें भी उसी बुलडोजर से तोड़कर नष्ट कर दिया। इसके बाद प्रशासन ने विकास दुबे की आर्थिक ताकत को खत्म करने के लिए उसकी संपत्तियों को पहचान कर उन्हें जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की। करोड़ों रुपए की जमीन, मकान और अन्य संपत्तियों को चिन्हित किया गया और कई जगहों पर कुर्की की कार्रवाई की गई। ये जांच अब सिर्फ कानपुर तक सीमित नहीं रही, बल्कि अन्य शहरों में भी उसकी संपत्ति की जानकारी जुटाई गई। मई 2022 में कानपुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 67 करोड़ रुपए की 12 से ज्यादा संपत्तियां जब्त कर ली। ये संपत्तियां विकास दुबे, उसकी पत्नी ऋचा दुबे, बेटों, भाइयों, बहनों और रिश्तेदारों के नाम पर थी। ये कानपुर देहात और लखनऊ में भी थी। वहीं नवंबर 2022 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 10.12 करोड़ रुपए की 28 अचल संपत्तियां जब्त कर ली। कुल मिलाकर 77 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां जब्त या फिर सील हो चुकी हैं। वहीं बिकरू कांड के बाद बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां भी की गई। चौबेपुर थाने की तत्कालीन एसओ विनय तिवारी और दरोगा के शर्मा को मुखबरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा विकास दुबे के करीबी सहयोगी श्याम बाजपेयी, फाइनेंसर जयकांत बाजपेयी, अमर दुबे की मां शमा दुबे, दयाशंकर की पत्नी रेखा और कई अन्य सहयोगियों को भी हिरासत में लिया गया। वहीं फरीदाबाद से श्रवण और उसके बेटों को भी गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर 60 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और कई लोगों को पकड़ा भी गया। जहां तक कानूनी प्रक्रिया का सवाल है, इस मामले से जुड़े कई केस लंबे समय तक अदालतों में चलते रहे। बिकरू कांड में हत्या, साजिश और अन्य धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हुए, जिनकी सुनवाई अदालत में हुई। इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्ती के मामले में पुलिस कर्मियों की भूमिका की जांच और विभागीय कार्रवाई भी चलती रही। कई मामलों में चार्जशीट दाखिल भी की गई, कुछ मामलों में सजा भी सुनाई गई, जबकि कुछ पहलुओं पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती रही। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर ये रहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई एक प्रतीक के रूप में उभरी। प्रशासन ने ये साफ संदेश देने की कोशिश की कि अब सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, बल्कि अपराध से अर्जित पूरी आर्थिक ताकत को भी खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि अब विकास दुबे तो मर चुका है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। क्या सच में उसका अंत हो गया है या सिस्टम में अब भी कई विकास दुबे छिपे हुए हैं? जी हाँ, बिकरू कांड सिर्फ 8 शहादत नहीं, बल्कि अपराध, राजनीति और पुलिस के गठजोड़ का जीता जागता सबूत था। विकास दुबे मर गया, लेकिन उसका साया अभी भी कई गांव में है। योगी सरकार ने गैंगस्टरों पर शिकंजा कसा, ईडीआई, एनएसए लगाए, लेकिन शहीदों के परिवार आज भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है, जब सिस्टम अंदर से सड़ जाता है तो एक छोटा सा गांव पूरे देश को हिला सकता है। आपको क्या लगता है कि आज भी ऐसे विकास दुबे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही सच्ची और अनसुनी कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।